हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि आज एक बार फिर आपके साथ मैं रवि झा प्रशासनिक विधि के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर चर्चा करूंगा, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले सवाल को देखते हैं तो वो आपसे बात करता है कि बताइए भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो आमतौर पर एक व्यक्ति को अरेस्ट और डिटेंशन से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात करता है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये विचारधारा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ से सवाल कई बार आपसे पूछे गए हैं और फ्रिक्वेंटली यहाँ से सवाल आपसे रेज किए भी जाते हैं। अगर हम इस पार्ट को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जैसे प्रावधान आपको भारतीय संविधान में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो वो प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 39A के तहत। इसके बाद अगर हम अगले पार्ट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 44 जो है ये आपकी बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स के लिए। और आमतौर पे ये जो दो अनुच्छेद मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं 39A और 44, ये अमूमन एग्ज़ाम में आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसको तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो अमूमन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है दैट इज़ कॉल्ड आपका 87, वो बात करता है स्पेशल एड्रेस बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वह परिस्थिति या वह पल जब भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है या स्पेशल एड्रेस वो राष्ट्र के नाम करता है, तो वो प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि जब कभी भी कोई भी कानून आपका पास होता है तो परंपरा ये होती है कि उस कानून को भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। आमतौर पे जब उनकी मंजूरी मिल जाती है उसके बाद ही उस बिल को हम कानून की संज्ञा देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसे एक्ट का नाम देते हैं या कोड का नाम देते हैं। तो जब कभी भी बिल को असेंट दी जाती है यानी कि सहमति दी जाती है तो वो प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपके फीचर्स हैं जैसे कि बिल ऑफ राइट्स या जुडिशियल रिव्यू, आमतौर पे हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया का जो संविधान है वो बॉरोवर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लगभग हमने मुल्क के सभी संविधानों से कुछ ना कुछ फीचर्स को उठा के यहाँ पर सेव किया है। तो आमतौर पर ये विचारधारा आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 112 किसके बारे में बात करता है, तो आमतौर पर पार्लियामेंट में आपका एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया जाता है और इसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टू हैव द बॉडी और यू मे हैव द बॉडी का तात्पर्य क्या है, तो ये बात करता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को लेते हुए। आमतौर पे इसको हम लोग कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद जब कभी भी आमतौर पे एक कमांड दी जाती है पब्लिक ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए, अगर वो डिस्चार्ज करने से मना करते हैं या अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने में फेल हो रहे हैं तो आमतौर पे हम उसे मेंडेमस का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आखिर कौन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है या वो हमारे लिए उन परिस्थितियों में एक गार्जियन के रूप में अपनी सेवाओं को देता है, तो आमतौर पे हम उसे जुडिशरी के नाम से जानते हैं। और नंबर ऑफ़ केसेस आपने देखे होंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनको कि पास किया गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बदौलत उनको फिर से शून्य डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करता है तो उसके लिए भी कुछ पनिशमेंट या पेनल्टीज़ के प्रावधान हैं। आमतौर पर ये चीज़ें आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के अंदर देखने को मिलती है।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सवाल निकल कर आता है कि इनमें से बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है या पद है जो आमतौर पे आपके केंद्रीय संघ का भाग नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट आपका पार्ट है, वाइस प्रेसिडेंट आपका पार्ट है और आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट किसी भी परिस्थिति में नहीं होता है। उसके बाद हम अक्सर बात करते हैं हाउस ऑफ द पीपल की और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स की। आमतौर पे इनका एक हिंदी में भी नाम है, दैट इज़ कॉल्ड आपका राज्यसभा और लोकसभा। आमतौर पे ये जो दो शब्द हैं या जो दो नाम हैं ये आपके स्वीकार किए गए थे इन द ईयर ऑफ 1954। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है वो आमतौर पे आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का जो टाइप है वो क्या है, तो ये अपने आप में एक ऑटोनोमस संस्था है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वो कौन सा व्यक्ति है या वो कौन सा पद है जो कि भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो वो पद है आपके भारत के राष्ट्रपति का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आमतौर पे अगर आपके यहाँ पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का, तो यूजुअली यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को एडवाइस करते हैं, या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो उनको कुछ नामों का सुझाव देते हैं। एंड एज वी ऑल नो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ऑलवेज बाउंड by the follow the advice of the Prime Minister of India which is headed by the Council of the Ministers। तो आमतौर पे यहाँ पर अपॉइंटमेंट भले ही राष्ट्रपति करता है लेकिन उनके नामों का रिकमेंडेशन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेट्स है जिसने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को शेड्यूल ट्राइब में रिजर्व करके रखा है लोकसभा के लिए, तो वो स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो जो आपके केंद्र और राज्य के जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जो आपकी लोकसभा की लाइफ है या राज्यसभा की जो लाइफ है इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें भी कुछ फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक कि नॉर्मल सिचुएशंस वापस से रिज्यूम नहीं हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कुल मिला के किस परिस्थिति में सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, तो आमतौर से हम ये मानकर चलते हैं कि जब कभी भी प्रेसिडेंट का कोई भी प्रोक्लामेशन होता है तो आमतौर पे उसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर हम अगले पार्ट की तरफ बात करते हैं तो आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती है, ठीक है, आमतौर पे यहाँ पे सवाल ये लिखा गया है, हु कैन promulgate ordinance for the governance of the state when the parliament is not in session during the president rule। तो जाहिर सी बात है अगर किसी जगह पे राष्ट्रपति शासन लगा है या वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी इम्पोज है तो जाहिर सी बात है सारी की सारी पावर केंद्र के पास आ जाती है और केंद्र उस पावर का यूज़ थ्रू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर यूज़ करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे एक विचारधारा दी गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, और जिन्होंने कहा था कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है ये एक प्रकार के मृत पत्र के समान है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आमतौर पर चीफ मिनिस्टर की सैलरी और उनके अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है, तो ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आमतौर पे जो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम था ये आपका बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर ही आपका रिकमेंड किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें कि हु इज़ ऑथराइज्ड टू मेक एनी प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, आमतौर पे ये आपका प्रावधान बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर के संदर्भ में। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है दैट इज़ कॉल्ड CCI और इसका हेड ऑफिस आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, तो ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं ये एट द एज ऑफ 70 तक उस पोस्ट को होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किस डेट को हुआ था, तो वो डेट थी आपकी 1950।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपका डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर ऑफ 2015। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे आपको ये पता चलेगा कि नीति आयोग का बेसिक काम क्या होता है। तो नीति आयोग को एक प्रकार से पॉलिसी थिंक टैंक की भी संज्ञा दी गई है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए समय समय पे अपने विचारधाराओं को पेश करता है देश की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति का मूल्यांकन करने के बाद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो आपका सुपर कैबिनेट है या जो आपका इकोनॉमिक कैबिनेट है या पैरेलल कैबिनेट है, आमतौर पे ये सारे के सारे जो अभिन्न अंग होते हैं आपके प्लानिंग कमीशन के ही। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आमतौर पे ऑम्बुड्समैन के परव्यू में एकदम सही बैठती हैं, तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो आपका स्वीडन है, जुडिशरी इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ ऑम्बुड्समैन, ये आपका कहीं ना कहीं टेक्निकली रूप से गलत है। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की और जुडिशरी वो भी न्यूजीलैंड की, तो ये आपके ऑम्बुड्समैन परिभाषा के दायरे के बाहर है। ठीक है, तो पहला वाला बाहर है और दूसरा वाला जो है उसके अंदर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आमतौर पे वो किसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स को सेट किया जाता है या उनकी नंबर को फिक्स किया जाता है, तो ये काम है आपका स्टेट लेजिस्लेचर का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 8th शेड्यूल में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो भाषाओं की संख्या है टोटल 22। और अगर हम बात करते हैं कि स्वीडिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन किस विचारधारा को बात करता है, तो ये बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ द एक्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये बात करता है सुमोटो पावर टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, और ये बात करता है इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेनेंट्स। यानी कि एक तरफ तो ये एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल अलग कर रहा है, दूसरी तरफ ये फेयर इन्वेस्टिगेशन और सुमोटो इन्वेस्टिगेशन की भी बात कर रहा है। तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सभी के सभी एमसीक्यूज़ आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा और एक बार अपने सोर्स से भी इसके आंसर को ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।